हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं अभी तक, जिसमें पहला मेरा संयोजन अभिक्रिया था जो कि हो गया, दूसरा वियोजन जो कि संयोजन का ही उल्टा है, तीसरा था हमारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा के क्या करते थे, विद्युत द्वारा के तोड़ते थे अभिक्रिया, और चौथा था एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखे थे कि एक जो था कि दो धातु के बीच तुलना करते थे उसकी क्रियाशीलता को लेकर, एक का क्रियाशीलता अधिक और दूसरे की क्रियाशीलता कम, जिसका अधिक था वो कम वाले को विस्थापित कर देता था। लेकिन इसमें हमको क्रियाशीलता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो है दोनों का दोनों यौगिक जो हमारा क्या आयनिक यौगिक होना चाहिए, यानी कि इसमें एकदम क्लियर है कि इसमें जो भी यौगिक होगा वो आयनिक। अब आयनिक ही यौगिक, आयनिक कहने का मतलब दो प्रकार का आयन बनना चाहिए, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो देखते हैं पहले क्या, जब दो आयनिक यौगिक यानी इस अभिक्रिया में जब भी भाग लेगा तो मेरा कितना यौगिक है, दो यौगिक, अपने आयनों का आदान प्रदान। आदान प्रदान करना मतलब क्या होता है, जिसे मान लिया जाए हम अपनी चीज को दूसरे को देते हैं और दूसरा की चीज हम ले लेते हैं, तो इससे होता है आदान प्रदान करना, ठीक ना। जैसे अब मान लिया जाए, कहते हैं किसी को मान लिया जाए कलम की जरूरत है, मेरे पास ज्यादा कलम है तो हम अपना एक कलम क्या किए उसको दे दिए। अब उसके पास कॉपी या कोई चीज ज्यादा मेरे पास नहीं तो हम उससे वो चीज ले लिए, तो इसका मतलब क्या हो, अपने वस्तु का आदान प्रदान करना, इसी को कहते हैं विनिमय करना या फिर एक्सचेंज करना, ठीक ना। तो विनिमय करता है तो उससे दो नए यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि जब विनिमय किया तो भी दो यौगिक था आयनिक यौगिक, और उसके पश्चात भी हमको कितना दो यौगिक का ही निर्माण हो रहा, तब ऐसे अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। और ऐसे भी इसका इंग्लिश नाम भी देखे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इससे पहले वाला में देखे थे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें केवल एक यौगिक था जो कि अपना स्थान को क्या करता था, चेंज करता था। लेकिन अब क्या, दोनों यौगिक अपने स्थान का चेंज करेगा, और इसमें जितने भी भाग लेंगे सब के सब यौगिक होना चाहिए, सब क्या होंगे, हमारे यौगिक ही होंगे। इससे पहले वाले हम देखे थे, जिसे हम मान लिया जाए एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें एक था जो कि मेरा तत्व था और दूसरा यौगिक था, लेकिन इसमें जितने भी होंगे सब क्या होंगे, यौगिक ही होंगे, ठीक ना। जिसे देखते हैं, और हाँ इसमें क्या है कि धन आयन तथा ऋण आयन दोनों होते हैं। और ऐसे भी जब ये आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक होने के कारण धन आयन और ऋण आयन होगा ही होगा। जैसे कि देखते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, यानी कहने का मतलब जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड एसीटेट के विलयन में मिलाया जाता है तब दोनों यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं, यानी दोनों यौगिक जो अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ही, ये मेरा पोटेशियम आयोडाइड है, देखो पहले क्या मेरा पोटेशियम है, आई आयोडीन है। पोटेशियम की संयोजकता भी एक होती है और आयोडीन की भी संयोजकता, इसकी संयोजकता इसकी ओर चली जाती है और इसकी इस ओर, तब हम इस तरह से इसको लिखते हैं। लेकिन एक दिखाना जरूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेरा क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा है मेरा लेड एसीटेट, तो लेड का जो है वो PB होता है संकेत, और इसका संयोजकता 2, सॉरी पोटेशियम की संयोजकता, लेड की संयोजकता 2 होती है, और एसीटेट का होता है CH3COO और इसकी संयोजकता 1। जब इसकी संयोजकता जाती है तो इस पे होल 2 हो जाता है, क्योंकि ये दो जो जा रहा है केवल O या C पर H पे नहीं बल्कि टोटल पे जा रहा है ना, तो टोटल इसे मल्टीप्लाई होगा तो होल हो जाएगा, और ये एक है तो एक के लिए ही रहेगा, तो बन जाएगा PB CH3COO का होल 2। क्लियर। अब देखो, तो जब ये अभिक्रिया है इसमें एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होगा, एक धन आयन होगा और दूसरा ऋण आयन होगा, ठीक ना। यानी कि जो धातु होंगे उस पे धन आयन होगा और जो अधातु होंगे उस पे ऋण आयन होगा। क्योंकि धन आयन और ऋण आयन को हम इस तरह से पहचानते हैं कि जो धातु है वो धन आयन होगा और जो अधातु है वो ऋण आयन होगा। चूंकि धातु का ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और पहले ही बता चुके हैं त्याग वही करेगा जो धनी होगा, और धनी होने के कारण वो प्लस में रहेगा, और ग्रहण वही करेगा जो कि गरीब होगा, और गरीब होने के कारण इसका मतलब कर्ज लेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ लेड पे देखते हैं तो ये PB यानी लेड मेरा धातु है तो इस पे प्लस चला जाएगा और इस पे माइनस। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि माइनस प्लस की ओर आकर्षण होती है और प्लस माइनस की ओर आकर्षण होती है। इलेक्ट्रॉन में तो ही होता है। जैसे कि बल्ब भी मान लिया जाए कोई जलाना हो, एग्जांपल के लिए देते हैं, देखो कोई बल्ब मान लिया जाए है और इसको जलाना है तो हम एक गर्म तार लाते हैं जिसको प्लस वाला बोलते हैं और दूसरा अर्थिंग कर देते हैं, और हम जानते हैं अर्थिंग माइनस होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस और माइनस का में रिएक्शन होता है, ठीक ना। यानी प्लस जो है माइनस की ओर आकर्षण होता है जबकि माइनस प्लस की ओर आकर्षण होता है। तो उसी तरह ये उभय विस्थापन अभिक्रिया में
इसमें हमको क्रियाशीलता को लेकर कोई जरूरत नहीं, बस हमको प्लस और माइनस से काम चलता है इसमें, ठीक ना। तो देखो ये मेरा प्लस है, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये मेरा प्लस है, तो ये जाएगा किसकी ओर, माइनस की ओर। तो ये पोटेशियम एसीटेट से अभिक्रिया, चूंकि एसीटेट इसमें माइनस है, अभिक्रिया करके पोटेशियम एसीटेट का निर्माण कर देगा। किसका करेगा, तो ये पोटेशियम एसीटेट का निर्माण कर देगा। और ये मेरा आयोडीन जो है माइनस वाला, प्लस पीबी लेड से अभिक्रिया करके ये लेड आयोडाइड का निर्माण कर देगा, लेड आयोडाइड का निर्माण कर देगा। क्लियर हो ना। अब देखो इसमें एक चीज और बता देते हैं, यहाँ देख रहे होगे कि माइनस वाला बाद में लिखे हैं जबकि प्लस वाला पहले लिखे हैं। यहाँ देखोगे माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 होने के कारण ये 2 बॉन्ड बनाता है। ये सब ऐसे बात की चीज है, लेकिन फिलहाल बता देते हैं। तो यहाँ देखोगे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ। तो इसका तो एक, जैसे कि इसको एक इस तरह से हम दिखाते हैं, मान लो कि मेरा ये C है, C का 4 होता है, C की जो संयोजकता होती है वो 4। तो ये देखो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हो 3 हाइड्रोजन, 3 को जुट गया, एक बच गया, तब इसके साथ कौन जुट गया, EC जुट गया, जुटा ना। अब EC जुड़ने के कारण देखो इससे फिर मेरा क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर O जुड़ रहा है, और फिर इससे O जुड़ रहा है। तो ये जो C है, ये देख सकते हो, ये पहला C तो मेरा CH3 बना लिया है। ये दूसरा जो C है ये डबल O से जुड़ता है, एक यहाँ इसका O जुड़ता है और एक यहाँ पे O जुड़ जाता है, इसका इस तरह से जुड़ता है वो इसमें। तो देखो EC 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। EC का देखना तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक EC का भी 4 बॉन्ड बन गया। और ये O का देखना 2 संयोजकता तो 2 बॉन्ड, तो देखो ये 2 बॉन्ड बना लिया है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है 1 बॉन्ड बनाया, तो 1 बॉन्ड इसका जब भी बनेगा तो इधर ही बनेगा ना। इसीलिए हम इसको जब भी लिखते हैं तो इस तरफ नहीं लिखते, क्योंकि ये C का जितना भी संयोजकता है सब फुल हो चुका है ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये ऑक्सीजन की संयोजकता बाकी, इसलिए हम ऑक्सीजन की ओर लिखते हैं। यहाँ भी देख सकते हो तो ऑक्सीजन की ओर लिखे। अब कोई डाउट है किसी के मन में, नहीं ना। अभी ऐसे ये बॉन्ड क्या चीज होता है नहीं होता है ये समझ में उतना तो आने रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो तब ये मेरा ये पोटेशियम जो है एसीटेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम एसीटेट बना लिया, और ये लेड जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड बना लिया। हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत वो संतुलित रासायनिक समीकरण को नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के कारण देखो यहाँ पोटेशियम 1 है तो पोटेशियम 1 है, आयोडीन 2 है लेकिन यहाँ 1, तो इसके लिए इसके आगे हमको कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब 2 लगाए तो आयोडीन तो 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम भी साथ में 2 हो गया, तो हमको यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा। अब देखो 2 पोटेशियम, यहाँ भी 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन, तो यहाँ भी 2 आयोडीन। एसीटेट पूरा 2 है, यहाँ भी देखो पूरा एसीटेट का जो भाग है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ लेड अकेला है तो यहाँ भी लेड अकेला। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट, लेड पीबी हो गया और नाइट्रेट में ना NO3, लेड की संयोजकता 2 और नाइट्रेट की संयोजकता, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से होगा तो N और O दोनों में 2 से होगा ना, इस पे होल चढ़ जाएगा, यानी PbNO3 का होल 2। क्लियर ना। ये बिलियन में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब कि और आयोडीन मतलब है, इसकी भी संयोजकता है 1 और इसकी भी संयोजकता है 1, तो केवल क्या लिखेंगे, तो पोटेशियम आयोडीन या आयोडाइड यानी KI का बिलियन मिलाने पर मिलाया जाए या फिर ये कहते हैं उसमें डाला जाए, ठीक ना, तब लेड आयोडीड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी ये जो लेड आयोडीड है इसका क्या प्राप्त होगा, यानी ये जो लेड आयोडीड है इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। और ये तीर का चिन्ह भी बता रहा है कि ये अवक्षेप बन रहा है, और ये कैसा कलर का है तो नीचे लिख भी दिए हैं किस कलर का होगा, पीला कलर। और साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, और इसमें लिख सकते हो तथा पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल देगा और पूछेगा ये कौन सा अभिक्रिया तो बता दोगे, या फिर अगर जैसे कि क्वेश्चन दे क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड के बिलियन में लेड एसीटेट को मिलाया जाता है, बस माइनस प्लस अगर करने के लिए आ गया तो जान ही जाओगे प्लस माइनस की तरफ जाएगा और माइनस प्लस की तरफ। अब प्रश्न यहाँ ये उठ जाता है कि देखो यहाँ पर CH3 COO का होल 2 है, लेकिन यहाँ पर ही नहीं है,
तो ये भी पता होना चाहिए कि कैसे होगा। तो उसके लिए हम जानते हैं इसकी संयोजकता के अनुसार से होता है। हम देख लेंगे कि इसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, इसकी संयोजकता कितना 1 है तो न होल 2 होगा। अगर इसकी भी संयोजकता मान लो 3 होता, सपोज दैट 3 होता, तो यहाँ होल 2 नहीं बल्कि फिर होल 3 हो जाता। समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं। क्लियर। 2 एग्जाम्पल देखे थ्योरी, 4 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल कुल मिला करके हुआ। तो डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। पहले इसको बनाते हैं। देखो ये NaCl है प्लस AgNO3, तो इसमें Na पे प्लस चार्ज होगा और Cl पर माइनस चार्ज होगा, और साथ ही इसमें Ag पे प्लस चार्ज होगा और NaNO3 पे माइनस चार्ज होगा। क्लियर ना। अब देखो कि Na प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और जब माइनस के पास जाएगा तो क्या बना लेगा, NaNO3। और साथ ही देखो अब Ag जब Cl के साथ जाएगा, चूंकि प्लस वाला माइनस की तरफ, तो क्या बन जाएगा AgCl। तो देखो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, जब सोडियम क्लोराइड, ये मेरा क्या है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तब दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। समझ में है। अब देखो इसमें, अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें देखो ये मेरा BaCl2 है, BaCl2 प्लस Na2SO4। हाँ ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये किस कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा, सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा। यहाँ पर अब देखना BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ Ba पे प्लस होगा चूंकि धातु है और Cl पे माइनस, यहाँ Na2 पे प्लस होगा और SO4 पे माइनस। ये जब प्लस वाला जो है Ba ये जाके अभिक्रिया किसके साथ कर लेगा, SO4 के साथ, तो बन जाएगा BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। और साथ ही मेरा NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेगा, और ये जो NaCl है ये विलयन में ही रह जाएगा, यानी विलयन से अलग नहीं हो पाएगा। समझ में आया। अगला देखो, अब ये मेरा है, पहले इससे पहले अब हम ये देख लेते हैं। पहले ये कॉपर सल्फेट है जिसका नीला विलयन होगा, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन है। तो देखो यहाँ पर पहले CuSO4, इस पे Cu पे प्लस चार्ज और SO4 पे माइनस चार्ज, और प्लस में है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और सल्फाइड पे माइनस चार्ज होगा, सल्फेट पे प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा तो बना लेगा CuS, यानी कॉपर सल्फाइड का निर्माण करेगा जिसका काला अवक्षेप यहाँ प्राप्त होगा। इसका कैसा अवक्षेप यहाँ प्राप्त होगा, काला अवक्षेप। और साथ ही हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करें। तो देखो हम इसमें इस तरह इसको क्या बोलेंगे, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया जाता है, तब अभिक्रिया के पश्चात ये दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान यानी विनिमय कर कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। क्लियर। हाइड्रोजन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। यहाँ पर मेरा क्या होगा, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाता है। और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल बना ये भी विलयन में ही रह जाएगा, यानी कि ये भी मेरा कहाँ रह जाएगा, विलयन में ही रह जाता है, और ये भी मेरा विलयन में ही। ठीक ना। अगला भी ये देखते हैं, ये मेरा है फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फेरस सल्फाइड में हम अगर देखें, फेरस पे प्लस चार्ज और सल्फाइड पे माइनस चार्ज होगा,
और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में H पे प्लस और SO4 पे माइनस चार्ज होगा। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, तो बनेगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा। और साथ में मेरा बन जाएगा H2S सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फेट। और हाइड्रोजन सल्फेट क्या गैस बन करके उड़ जाती है, हाइड्रोजन सल्फेट गैस बन करके उड़ जाती है। हम इसमें क्या लिखेंगे, जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण करती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या है, मुक्त हो जाती है। तो क्लियर हुआ है ये वाला विस्थापन अभिक्रिया। अगला है मेरा अवक्षेपण अभिक्रिया, छठा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जो कि अवक्षेप की तरह नीचे क्या होती है, बैठ जाती है, यानी कि नीचे जम जाते हैं। जैसे कहने का मतलब जब हम शरबत बनाते हैं उसमें अगर अधिक चीनी देते हैं तो वो नीचे क्या होता है, पेंदिल जाकर के बैठ जाता है, जिसको हम तल कहते हैं। या फिर हम जब जल में सर्फ को घोलते हैं, डिटर्जेंट को, तो वो भी डिटर्जेंट पाउडर क्या होती है, अधिक मात्रा में रहने के कारण नीचे जाकर के जमा होती है। या इसका हम एक एग्जांपल बेस्ट इस तरह से देखते हैं कि जब हम ये जल में डिटर्जेंट पाउडर को मिला देते हैं और उसमें यानी डिटर्जेंट पाउडर के घोल में गंदे कपड़े को डालते हैं, तो जब वो कपड़ा पूरी तरह से फूल जाता है तो हम देखते हैं क्या लास्ट में कि वो जो गंदगी होती है उसका काला अवक्षेप नीचे जाकर के बैठ जाता है, होता है ना। तो यही जो अवक्षेप बनता है वो जो बनता है नीचे बैठ जाता है उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं, जो कि ठोस के रूप का होता है। तो देखो इसका क्या है परिभाषा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक, चूंकि ये भी मेरा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक में सबके सब रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हो, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात कहने का मतलब अभिक्रिया होने के बाद बने प्रतिफल, यानी ऐसे भी प्रतिफल तभी बनता है जब अभिक्रिया पूर्ण होती है, के पश्चात बने प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। यानी जब प्रतिफल बन जाता है तो उसमें वो जो भी बनता है वो क्या ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, तो विलयन, क्योंकि वो मान लो विलयन के नीचे जाके बैठ गया था, हम उसको आसानी से विलयन निकाल करके छान सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही जो पृथक होके नीचे बैठ गया उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया की पहचान होती है तीर की दिशा नीचे की ओर होती है, यानी जिसे तीर के इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, इससे ही मेरा अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान होती है। अगर हम नहीं भी कुछ जान रहे हैं ना, तीर का अगर ऊपर दिशा देख लिए तो मतलब गैस मुक्त हो रही है, और नीचे दिख लिए इसका मतलब अवक्षेपण हो रही, और इस तरह से देख लिए इसका मतलब अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही। क्लियर ना, तीर का तीनों दिशा का मतलब यही होता है, नीचे मतलब अवक्षेपण, ऊपर मतलब गैस का मुक्त होना, और इस दाएं से बाएं की तरफ इसका मतलब बाएं से दाएं की तरफ तो मतलब अभिक्रिया का संपूर्ण। तो देखो जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन मिलाया जाता है, देख सकते हैं हम NaCl में सोडियम क्लोराइड है और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जाता है, तब अभिक्रिया के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, तो दही के जैसा होता है, और विलयन से क्या होता है, पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं। देख सकते हो यहाँ AgCl यही मेरा है, जो सफेद अवक्षेप दही के जैसा होगा, दही के जैसा, ये विलयन से पृथक होकर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, यही है मेरा। अब देखना है जी, ये अभिक्रिया मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, और साथ ही उभय विस्थापन अभिक्रिया में भी ये अभिक्रिया है, और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी, यानी एक ही अभिक्रिया दो तीन अभिक्रिया होती है, इससे पहले भी एक बार बता चुके हैं। अब देखो ये क्या है, Na पे प्लस होगा, Cl पे माइनस, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस। पहले वाला जो होता है वो धातु होता है तो उस पे प्लस चार्ज, और बाद वाला वो धातु होता है तो उस पे माइनस के। हाँ, कुछ कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें धातु बाद में लिखते हैं, जैसे हम देखे थे CH3COO, इस सब में जो भी होगा धातु बाद में लिखाएगा, और ये जो धातु होता है यानी माइनस चार्ज वाला पहले हो जाता है, ठीक ना। बाकी लगभग जितने भी होते हैं सब यही कैटेगरी का होते हैं। तो हम क्या करते हैं, Na प्लस वाले को माइनस की तरफ भेज देंगे, लेकिन लिखेंगे पहले प्लस वाला ही, तो बन जाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, और Ag क्लोरीन माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करके पहले Ag को लिखेंगे तो AgCl का यही सफेद अवक्षेप बनता है। क्लियर ना। उसी तरह देखो बेरियम क्लोराइड
जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाता है, क्योंकि पृथक तो मेरा ये होता है ना। अगला अगर देखते हैं तो कॉपर सल्फेट का खुद विलयन जो किस कलर का होता है, नीला रंग का होता है। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर, देखो SO4 को सल्फेट बोलते हैं और सल्फर का सल्फाइड। जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनाता है। कैसा बनाता है? और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, अब ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ रहता है, तो विलयन में ही रह जाता है। वही अगला हम देखते हैं PB लेड NO3 नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट के विलयन को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लेड आयोडाइड का कैसा अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बनता है, और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब देखना है एक चीज, अवक्षेप जो है सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है और पीला भी, यानी कोई भी एक ही कलर का होगा ये निश्चित नहीं होता है। क्लियर? तो ये मेरा था अवक्षेपण अभिक्रिया, दासनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, जब कोई अम्ल, इसमें मुख्य रूप से अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है और जल और लवण का निर्माण कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो +10 है किसी के पास और अगर फिर उसमें -10 हो जाए तो क्या हो जाता है, 0। तो यही है, जितना प्लस में है अगर उतना ही माइनस आ जाए तो 0 हो जाएगा, और ये 0 का होना ही उदासीनीकरण कहलाता है। ठीक ना, यही उदासीन कहलाता है, यानी 0 कर देने की क्रिया है उदासीनीकरण कहलाता है। जस्ट इसी तरह ये भी होगा कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तब अभिक्रिया के पश्चात